हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू दिस रिवीजन वीडियो ऑफ सीएफ फाइनल ऑडिट, जिसमें हम देख रहे हैं अब चैप्टर नंबर 1 क्वालिटी कंट्रोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ए कैटेगरी पक्का क्वेश्चन आता है, मेनी अ टाइम्स कंपलसरी में आता है। इसमें एसक्यूसी 1 SA 220 और ओवरव्यू ऑफ पब्लिक, इनफैक्ट पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू और नफरा दिया हुआ है। सब कुछ कवर करेंगे इसी वीडियो में। सबसे पहले इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अमंग्स्ट ऑल दीज टॉपिक्स कवर करेंगे, विच इज एसक्यूसी 1। नाम इतना बड़ा है कि 2 मार्क तो नाम लिखने के ही मिल जाएंगे। क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट। तो सबसे पहली बात, ऑडिट के ऊपर लगते हैं एसेज, रिव्यू के ऊपर लगता है SRE, अदर एश्योरेंस के ऊपर लगता है स्टैंडर्ड ऑन अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट SAE, और रिलेटेड सर्विसेज पे लगता है SRS स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस। SQC इन सभी के ऊपर लगता है। एक अच्छी चीज मैंने आपके लिए करी है कि इस पूरे चैप्टर में जितने क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस हैं वो किस टॉपिक से रिलेटेड है, मैंने साथ में क्वेश्चन की मैपिंग भी आपको दे दी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में ये पूछा गया है कि एक कंपनी है जिसने आपको कंपाइलेशन एंगेजमेंट के लिए अपॉइंट किया है और आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपाइल करके देने। ऑडिटर का ऐसा मानना है कि स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल नहीं लगेगा, तो हमें बोलना पड़ेगा नहीं, क्योंकि इसका स्कोप है कि ये सारी एंगेजमेंट्स पे लगता है। एंगेजमेंट का मतलब होता है कोई भी असाइनमेंट। So even if it is a related service assignment like compilation, SQC would be applicable. SQC1 is quality control for firms. यहाँ पे फर्म का क्या मतलब है? तो इट इज नॉट नेसेसरली अ पार्टनरशिप फर्म, इट कुड बी अ प्रोप्राइटरशिप फर्म या कोई भी इंडिविजुअल CN प्रैक्टिस जो ऑडिट असाइनमेंट्स या ऐसे सिमिलर असाइनमेंट्स कर रहा है, दैट इज रेफर्ड टू एज द फर्म। तो उसे कैसे क्वालिटी कंट्रोल के अपने यहाँ पर सिस्टम डेवलप करने, हर असाइनमेंट से रिलेटेड, वेदर इट इज ऑडिट, वेदर इट इज रिव्यू, वेदर इट इज अदर एश्योरेंस, वेदर इट इज रिलेटेड सर्विस, दीज आर कवर्ड अंडर द 3-digit series which is 200 to 800, SREs 2000 series, SAE 3000 series और SRS 4000 series में। सबसे पहले अपन बात करते हैं SQC1 में ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ वहां इंपॉर्टेंट होता है जब क्वेश्चन ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू दैट स्टैंडर्ड है। जैसे कि ऑडिटर ने गोइंग कंसर्न चेक ही नहीं किया और उससे रिलेटेड कहानी बना के पूछा, बताइए ऑडिटर ने क्या ठीक किया, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर शुरू होगा ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएस 570 गोइंग कंसर्न क्या है और ऑडिटर ने ये अचीव नहीं किया इसलिए उसने गलत किया। तो हर स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए। लेकिन इस SQC1 का क्या ऑब्जेक्टिव है? टू एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। अब भाई सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? तो सीधी सी बात है, आप स्कूल में जाते थे तो उनका क्या सिस्टम होता था? एक सिस्टम होता था कि भैया स्कूल चालू इस समय होएगी, बंद इस समय होएगी, रिसेस ये टाइम पर होएगी। सिस्टम होता था कि ये छुट्टियां होंगी, सबसे इंपॉर्टेंट पेज आपके हैंडबुक का। सिस्टम होता था कि आपको इस समय पर एग्जाम्स देनी है, ये पासिंग परसेंटेज होगा, ऐसे प्रमोट किया जाएगा। सिस्टम होता था यहाँ से आपको कपड़े खरीदने, यूनिफॉर्म, किताबें खरीदनी, कमीशन मिलता है। तो उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं, ये सारी चीज़ों की पॉलिसी बना दी, वो मिलके इनका सिस्टम कहला देगा। सेम इसी तरह से एक CA फर्म का भी सिस्टम क्या होगा? सेट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। अल्टीमेटली इन पॉलिसीज और प्रोसीजर्स का उद्देश्य क्या होगा? कि भाई हम अच्छी क्वालिटी सर्विस दे सके एज अ CA फर्म। तो कौन अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विस मानी जाती है, दे रही है? तो एक डॉक्टर के पास जाओगे तो आप कब बोलोगे कि यार ये डॉक्टर की क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छी है? जब 2 चीज़ें, सबसे पहली बात तो वो आपका इलाज सही से कर पाएगा, यानी कि वो जो पर्चा लिख के देगा आपको दवाई का, दैट मीन्स रिपोर्ट इशूड इज अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंस। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको हर चीज़ के लिए स्टेरॉइड देके एकदम मस्त रेड बुल बना दे। तो इसके लिए हमें ये भी चाहिए कि वो अपना काम अपने कानून के दायरे में भी कर रहा है और प्रोफेशनली कर रहा है। तो हम डॉक्टर के पास गए और हंसी मजाक खिलवाड़ करने लगे हमारे साथ, हमने बोला अनप्रोफेशनल आदमी। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल करे। ये फ्रेज ऐसे ही लिखना है एग्जाम में तो बहुत बढ़िया इम्पैक्ट और इंप्रेशन बढ़ेगा। PSRL, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट, बार बार यूज होगा। So we need to ensure that firm and its personnel comply with professional standard, regulatory and legal requirement. तो एक लॉयर के पास गए, उससे ओपिनियन मांगा, उसने ड्राफ्ट करके दिया। कब लगेगा अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज? सबसे पहली बात, जब उसने अपनी ड्राफ्टिंग प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स प्रोफेशनली करी है, जो कानून में लिखा है उसके अनुसार उसने ओपिनियन दिया और उसका ओपिनियन की रिपोर्ट पढ़ के लग रहा है कि अप्रोप्रिएट है। सिमिलरली एक CA को कब लगेगा, एक CA फर्म से कब लगेगा क्वालिटेटिव काम है? जब फर्म और उसके पर्सनल प्रोफेशनली स्टैंडर्ड्स के थ्रू काम करेंगे, रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट के अनुसार काम करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट अप्रोप्रिएट टू सर्कमस्टांस इशू करेंगे। हमें एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना है। कैसे डेवलप करेंगे? बाय बेसिकली डिजाइनिंग द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स विच हेल्प अस टू अचीव दिस। तो भाई किसके ऊपर लगता है ये?
सारी फर्म के सारे एंगेजमेंट्स पे लगेगा। तो ये स्टैंडर्ड्स प्राइमरली जितने भी बनाए गए हैं उन सब के कोई भी असाइनमेंट से रिलेटेड आप असाइनमेंट कर रहे हो तो उसके लिए ये SQC 1 लगेगा। तो सवाल ये है भाई सब पे लग रहा है तो ICAI क्यों नहीं एक बढ़िया पॉलिसी प्रोसीजर मैनुअल बना के ही दे दे और बोल दे सारी फर्म को यही फॉलो करना है। वन साइज नेवर फिट्स ऑल बिकॉज ऑफ डिफरेंट साइज, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्म. Some firm may be doing only audit, some firm may be focusing too much on audit, some may not be doing listed entities audit. तो सबके पॉलिसी प्रोसीजर्स एक समान नहीं हो सकते. प्लस नेटवर्क फर्म का पार्ट तो हो सकता है उनका एक कॉमन पॉलिसी प्रोसीजर. तो इसलिए आपको अपना पॉलिसी प्रोसीजर खुद बनाना है. डेफिनेशन अपन जैसे जैसे रेलेवेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे तो टर्म्स आएगी तो डिस्कस कर लेंगे. अब सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल बनाना है तो कैसे बनाना है? कुछ नहीं है, पॉलिसी और प्रोसीजर 6 चीज़ों के लिए बना दो और अपने एम्प्लॉइज़ को ये कम्युनिकेट करो. कैसे? पॉलिसी प्रोसीजर को डॉक्यूमेंट करो. नॉर्मली एक आपका मैनुअल बन सकता है, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर मैनुअल, उसको डॉक्यूमेंट करके सबको बता दो जिसमें 6 चीज़ें होना चाहिए. ये 6 चीज़ ही आपका SQC 1 है. सबसे पहले डिस्कस करते हैं लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी. भाई देखो, कोई भी चीज़ अगर आपको सिस्टम बनाना है तो सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी किसी एक काबिल व्यक्ति के ऊपर छोड़ना जरूरी है ताकि वो उसको स्पीयरहेड करे. वो देखे कि भैया मैं इसका क्या हूँ, मुखिया हूँ, मेरे कंट्रोल में मैं ये सारी चीज़ें करूँगा. तो वी नीड टू फिक्स द लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म. ये आदमी आपकी पूरी फर्म के लिए पॉलिसी प्रोसीजर्स क्वालिटी के ना सिर्फ बनवाएगा, ये भी इंश्योर करेगा कि वो इम्प्लीमेंट हो. ये भी इंश्योर करेगा एम्प्लॉय उसे समझे. ये भी इंश्योर करेगा कि लोग उसे फॉलो करें. नहीं करे तो उसके ऊपर एक्शन भी लेगा, उन्हें ट्रेन भी करेगा, इंप्रूव भी करेगा. तो सबसे पहले लीडर कैसा होना चाहिए? एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो एक कल्चर डेवलप कर सके. क्वालिटी इज एसेंशियल इन परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट. EY का लोगो कभी आपने सुना? क्वालिटी इन एवरीथिंग वी डू इज व्हाट दे से. तो ये कैसा आदमी होना चाहिए? देखो इसके विजुअल निमोनिक मेमोरी बनाइए. ऐसा होना चाहिए लीडर. देखो कितने अच्छे से सबको तैयार करके आर्टिकल्स को सामने खड़ा कर रखा है, एकदम कल्चर्ड लग रहे. तो ये हमारा लीडर कैसा होना चाहिए? दैट इज एबल टू, ही इज एबल टू डेवलप अ कल्चर ऑफ क्वालिटी विच इज एसेंशियल इन परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट. सर ये है क्या किताब? हम पहली बार देख रहे हो. अरे तूने ड्रोन चार्ट नहीं देखे? क्या कर रहा है यार तू? एलियन पृथ्वी से है या नहीं है तू? एनी विच. लेकिन अगर आप इन केस ब्रह्मास्त्र से पढ़ रहे तो भी सेम कंटेंट है. भाई ICAI का मॉड्यूल फॉलो कर रहे हैं, सेम कंटेंट है. हालांकि इतना खूबसूरत आपका ICAI मॉड्यूल में नहीं मिलेगा, बट आप कुछ भी रेफर कर सकते हैं रिवीजन वीडियोस के साथ. कूल. तो लीडरशिप क्वालिटी में सबसे पहली चीज़ है कि एक कल्चर डेवलप करें आप. किसका? जिसमें हम इंश्योर कर सके कि क्वालिटी इन एसेंशियल इन एवरी एंगेजमेंट विच वी परफॉर्म. ये जिम्मेदारी आप किसी बड़े आदमी को दीजिए, फर्म के CEO या मैनेजिंग पार्टनर को, तो ही वो सबके ऊपर इसे इंप्लीमेंट करा पाएगा. उसको अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है. ऑब्वियसली बात है, उसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, जिसके कई तरीके हो सकते हैं. सबसे सही तरीका एक डॉक्यूमेंटेड मैनुअल बनाइए, इंटरनल डॉक्यूमेंट बनाइए और सबको इत्तला कर दीजिए. तो मेक एन इंटरनल डॉक्यूमेंट, अ पॉलिसी, ट्रेनिंग मटीरियल एंड कम्युनिकेट इट टू एवरीबडी इन द फर्म. फर्म की बिजनेस स्ट्रैटेजी कैसी होना चाहिए, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है. बढ़िया मस्त क्वेश्चन है, टेस्ट योर नॉलेज टाइप का, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है. बोला है कि यार एक कंपनी है जिसके ऊपर काफी एलिगेशंस लगे हैं कि यार ये है ना फ्रॉड कर रही है. इसके ऊपर बहुत सारी इंक्वायरी भी चल रही है ED वगैरह की. और इन सब के बावजूद भी उस कंपनी का जो मुखिया है वो हमारी CA फर्म के जो मैनेजिंग पार्टनर है उनका करीबी दोस्त है. और उसने बोला यार हमारा ऑडिट तुम करो, हम चाहते हैं कि हमारे ऑडिट कंपनी का तुम्हारे द्वारा किया जाए और मोटी फीस देने को तैयार. और मैनेजिंग पार्टनर हमारी फर्म का बोल रहा है कि यार हमें ये ऑडिट ले लेना चाहिए क्योंकि पैसा पैसा पैसा, खूब पैसा मिल रहा है. तब आप बताइए क्या ये अप्रोच जो फर्म की है वो सही है या नहीं है और क्या लैकिंग है? तो पढ़ते से एकदम से आपको लगेगा यार आंसर तो अंदर से यूं निकल रहा है, पर ऐसे निकलने से नहीं होगा. हमें आंसर लिख रहा है एज पर स्टैंडर्ड. तो ये इशू है क्वालिटी कंट्रोल. हमें कहना पड़ेगा कि भाई फर्म की जो बिजनेस स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो कैसी होना चाहिए, जिसमें जो सुपरवाइजर, मैनेजमेंट, टॉप लेवल के लोग हैं वो फोकस करें किस पे? क्वालिटी पे, ना कि कमर्शियल्स पे. दैट मीन्स कमर्शियल कंसिडरेशन शुड नॉट ओवरराइड द क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म. We should assign management with the responsibility that they ensure that quality is not compromised for money. सिर्फ मैनेजमेंट ही नहीं, आपके यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं आपको उन लेवल पे भी इंश्योर करना है कि उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट हो, उन्हें प्रॉपर कॉम्पनसेशन दिया जाए, प्रमोट किया जाए, ताकि वो लोग भी जो अच्छा काम करें उनको प्रमोट करें, जो नहीं करें उनको डिमोट करें. और ये सब कैसे होगा? तो ये सब होगा थ्रू मेकिंग अ क्वालिटी कंट्रोल टीम
तो आपके पास क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर बनाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको अपडेट करने के लिए एक टीम होना चाहिए. सफिशिएंट रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट, डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर शुड बी डिवोटेड. तो फर्म की बिजनेस स्ट्रैटेजी बहुत आसानी से आप याद रख सकते हो. भैया हमारी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? एक नंबर क्वालिटी काम, ए ग्रेड क्वालिटी. ए फॉर असाइन मैनेजमेंट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भैया क्वालिटी सर्वोपरि है. बी, address staff issues relating to development, compensation, evaluation, and allocate resources, make a team for your quality control. एक और बात ध्यान रखें दोस्तों, क्वालिटी तभी आ पाएगी जब आपकी टीम में वैसी काबिलियत है. काबिलियत यानी एबिलिटी. एबिलिटी के साथ साथ उनका अनुभव भी होना चाहिए, तभी वो अपनी जिम्मेदारी का अच्छे से वहन कर पाएंगे, पर उनको अथॉरिटी भी दीजिए. इसलिए इंपॉर्टेंट है टू गेट क्वालिटी दैट वी शुड हैव अ टीम विच इज रिस्पॉन्सिबल, हैज द रिक्विजिट अथॉरिटी, हैज द नेसेसरी एक्सपीरियंस एज वेल एज एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी. ओनली देन वील बी एबल टू अचीव क्वालिटी. दिस इज बेसिकली द रोल ऑफ लीडर फॉर क्वालिटी इन द फर्म. ये पहला पॉइंट हो गया. अब हमारा दूसरे पॉइंट पे आते हैं विच इज एथिकल रिक्वायरमेंट. एथिकल रिक्वायरमेंट क्या होती है? 5+1. इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉन्फिडेंशियलिटी. ये 5 एथिकल रिक्वायरमेंट आपने एथिक्स में पढ़ी है, ये सेम यहाँ पे दी हुई है. और +1 में होती है इंडिपेंडेंस. वो ये इंडिपेंडेंस, भारत का झंडा लगा दिया अपन ने यहाँ पर, यानी कलर्स लगा दिए ताकि आप उसको रिलेट कर सके, हालांकि दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है. हमें कैसे इंश्योर करना है ये 5 चीज़ों को? तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे एथिक्स में बताया गया हमें ये सब चीज़ें फोर्स करनी है, इनफैक्ट इन्फोर्स करनी है. पर इसके लिए आप क्या करें? आप अपने बिजनेस में हमेशा टाइम पर इन चीज़ों को रीइंफोर्स करते रहें, यानी बार बार लोगों को याद दिलाते रहे, जगाते रहे. तो होता है ना, स्कूल जाते थे तो रोज सुबह प्रेयर कराते थे ताकि रोज आपको याद दिलाया जाए कि ऑल इंडियंस आर योर ब्रदर्स एंड टॉ, आगे का नहीं बोलना. तो ऐसे याद दिलाना है अपने को, स्टाफ को, सबको, कि अपने को क्या करना है भैया. फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे फोकस रखना है. सबसे पहले लीडर को जिम्मेदारी दीजिए कि वो सबसे पहले एथिकली काम करे, बिकॉज पीपल सी देम एज देयर एग्जाम्पल्स. सिर्फ उससे ही काम नहीं चलेगा, तो आपको क्या करना है? स्टाफ को भी ट्रेन करना है इन सारी चीज़ों के ऊपर, और मॉनिटर करना है कहीं वो गलती तो नहीं कर रहे. तो हमें ट्रैफिक रूल सिखाने भी हैं, और साथ ही साथ में हमें CCTV कैमरे भी लगाने हैं हर चौराहे पे कि कोई तोड़ रहा है अगर तो मालूम पड़े, और अगर कोई तोड़ रहा है तो उसके साथ एक्शन लीजिए. क्योंकि क्या होता है दोस्तों, गलती करने वाले अगर निकल जाते हैं तो उन्हें लगता है बार बार करी जा सकती है, पर पकड़ लिया जाता है तो उन्हें लगता है, और वो 100 को बताते भी, यार भैया मैं पकड़ में आ गया था, तू मत करना. ये तो पहला पार्ट हो गया, नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ये पूरा ही आप देखो, कोई पूरा का पूरा चैप्टर ही कोई, ये सॉरी पूरा पेज ही कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है. आप देखो कहीं भी कोई क्वेश्चन की मैपिंग नहीं है. तो ये क्वेश्चन मैपिंग से आपको ये भी समझ में आएगा कि क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या का. कमिंग ऑन टू इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस में हालांकि आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन ज़रूर है इससे रिलेटेड. सबसे पहली बात, फर्म और उनके पर्सनल को इंडिपेंडेंस मेंटेन करनी है. कैसे करनी है? आप एम्प्लॉयज़ को समझाओ, सबको बताओ, अदर्स मतलब एक्सपर्ट वगैरह को एंगेज कर रहे हो कि क्या इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट है. प्लस आइडेंटिफाई करो कि कोई थ्रेट तो नहीं पैदा हो रही है. अरे 5 थ्रेट अपन ने एथिक्स में पढ़ रखी थी, सेल्फ रिव्यू वगैरह टाइप की. तो अगर कोई ऐसी थ्रेट है तो इवैल्यूएट करके उसके ऊपर एक्शन लो. कैसे एक्शन हो सकते हैं? जैसे कि मालूम पड़ा कि ओ माय गॉड, हमारी जो ऑडिट एंगेजमेंट टीम है, उस टीम के एक आर्टिकल का मैनेजिंग डायरेक्टर की लड़की के साथ रिश्ता है, वो उसकी सिस्टर है. तो सर सीधे बोलो ना, मैनेजिंग डायरेक्टर उसके फादर हैं. सॉरी. तो ऐसे केस में हमें उसे टीम से हटाना पड़ेगा, और उसने जो काम किया उसको किसी और से करवाना पड़ेंगे, और इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारी टीम के सारे मेंबर्स इंडिपेंडेंट रहे. पर यहीं पर अगर मालूम पड़ा कि हमारी, लेट्स से फॉर एग्जांपल, किसी पर्टिकुलर पार्टनर के रिलेटिव ने कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो 1 लाख की फेस वैल्यू के ऊपर गए तो 60 डेज में बिकवा दो तो चल जाएगा. पर पार्टनर ने खरीद लिए तो कुछ नहीं हो सकता, आपको विकेट करना पड़ेगा. तो ये आप टू आइडेंटिफाई की थ्रेट क्या है, क्या उसे एलिमिनेट या रिड्यूस किया जा सकता है एक्सेप्टेबल लेवल तक बाय अप्लाइंग सेफगार्ड. अगर हाँ तो करिए, नहीं है तो विड्रॉ भी करना पड़ सकता है. तो पॉलिसी और प्रोसीजर की जिम्मेदारी है इंडिपेंडेंस रिक्वायर्ड कि वो पार्टनर फर्म को इन्फॉर्मेशन दे कि अगर उसे कहीं भी इंडिपेंडेंस ब्रीच लगता है. एम्प्लॉय के ऊपर जिम्मेदारी डाली जाए कि भैया देखो ये चीज़ें करना अलाउड नहीं है, इंडिपेंडेंस का थ्रेट होगा, तो वो कुछ भी ऐसी चीज़ करे जिससे कि थ्रेट हो सकता है, तो ऐसा उन्हें दिखे तो वो इन्फॉर्म करे. और ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आप एक्यूमुलेट करिए और देखिए कि क्या हम इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं.
मेंटेन कर पा रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं तो क्या एक्शंस ले सकते हैं। अब सर इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कोई इंडिपेंडेंस ब्रीच हो गया। देख रहे हो ये ब्लॉन्ड, अरे सर ब्लॉन्ड तो लड़के को बोलते हैं, सॉरी, तो ये फ्रेंच बियर्ड वाले लड़के को क्या बोल रहे हो, अरे तेरे को मालूम है उन दोनों के बीच में चक्कर चल रहा हो। बोले हैं, उसको तो देख के लगता ही नहीं था कि यार उसका कोई होगा भी, क्योंकि कैसे देखने में एकदम पढ़ने वाली लगती है। तो बोला अरे ऐसे ही होता है यार, जो दिखते इंडिपेंडेंट वो होते नहीं है। तो मुझे बताओ दोस्तों कि जब आपको ऐसी कोई चीज पता पड़ेगी विच इज अ ब्रीच ऑफ इंडिपेंडेंस, अरे सर ये क्या एग्जाम्पल है, मतलब आप ऑडिट कर रहे हो और आपको मालूम पड़ गया कि वक्त ब्रीच हो गया। जैसे एग्जाम्पल है कि मेरी नेटवर्क फर्म ने जो प्रोहिबिटेड एरियाज ऑफ वर्क है सेक्शन 144 में से उसमें से कोई ले लिए, और हमें मालूम पड़ा कि ये भगवान नेटवर्क फर्म ने ये क्या कर दिया, मैं ऑडिटर हूँ उस कंपनी का और उसने इससे रिलेटेड कोई वर्क ले लिया। तब हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले बात बताओ भाई, ब्रीच पता किसको पड़ेगा? सर हो सकता है एम्प्लॉइज को पता पड़े, तो एम्प्लॉय को आपको बताना है कि भाई तुम्हें कोई भी ब्रीच पता पड़े तो इमीडिएटली तुम फर्म को नोटिफाई करो। हो सकता है फर्म को पता पड़े बाहर से, नेटवर्क फर्म्स की इंफॉर्मेशन फर्म के पास आई तो वो पार्टनर को बताएगी कि अरे सुनो ऐसी गड़बड़ हो गई है यार, अब क्या करना है। और फिर ये लोग बैठ के डिसीजन लेंगे फर्म को इन्फॉर्म करके। तो फर्म पार्टनर एम्प्लॉइज या पार्टनर को कुछ भी पता पड़ता है तो वो भी फर्म को बताए, प्रॉम्प्टली कम्युनिकेट करे और भाई पार्ट में साथ की डिसीजन लो कि कैसे मैटर रिजॉल्व होगा। प्लस एक बेहतर होगा आप एनुअल कंफर्मेशन अपने सारे एम्प्लॉय और पार्टनर से ले लें कि उन्होंने अपने सारे काम एथिकली करें। ये इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट। अब इसमें एक पॉइंट है फेमिलियरिटी थ्रेड। क्या होता है दोस्तों, जब तीन लोग बहुत साथ में लंबी समय तक चलते हैं तो हो सकता है कि एक की आंखों में ऐसी पट्टी बन जाए कि इनका साथ ही अपने आप में इतना हो कि इसे लगे कि आई एम सेफ। सर क्या समझा रहे हो? छोड़िए, अगर आप लंबे समय से किसी एक कंपनी का ऑडिट करोगे तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपको जो चीजें गलत हो भी रही है नहीं दिखेगी, क्योंकि आपको लगेगा इतने साल से तो कर रहा हूँ, सब तो नॉर्मल। पूछिए उस बच्चे से जो छठी बार अटेम्प्ट दे रहा है, उसे लगता है सब तो पड़ा हुआ है यार, अब इसमें क्या छूट रहा है। ये फेमिलियरिटी थ्रेड है। फेमिलियरिटी थ्रेड का मतलब क्या होता है? फॉर लॉन्ग पीरियड इफ यू आर एसोसिएटेड एज एन ऑडिटर ऑफ एन एंटिटी, यू मे स्टार्ट नॉट लुकिंग एट थिंग्स विच यू शुड बी लुकिंग एट. For that particular reason, we need to reduce the familiarity thread, for which Companies Act already has provisions of rotation. What does SQC says? We have to talk about that. Standard on Quality Control कहता है कि भाई अपन एक क्राइटेरिया तो सेट करो यार, जिसमें हम क्या डिफाइन करेंगे, कैसे फेमिलियरिटी थ्रेड को एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस करना है। इसके लिए आप ये डिसाइड करो कि कहाँ पे आपको रोटेशन ऑफ पार्टनर या रोटेशन ऑफ फर्म, यानी ऑडिट कितने साल बाद छोड़ देना चाहिए या कम से कम पार्टनर बदल देना चाहिए। तो किन एंटिटीज में आप ऐसा प्रेफर करोगे? ऐसी एंटिटीज जो नॉर्मली पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज है। ऑब्वियसली आपकी पॉलिसी डिपेंड करेगी आप कितने साल से उसका ऑडिट कर रहे हो, और नेचर ऑफ एंगेजमेंट भी कि उसमें कितना स्टेक इन्वॉल्व है। हालांकि आप अपनी जो भी पॉलिसी बनाओ, एसक्यूसी कंपल्सरली बोलता है कि 7 साल में आपको कंपल्सरली पार्टनर चेंज करना पड़ेगा अगर आप लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं। इसका मतलब आई एम ए फर्म, आई हैव बीन अपॉइंटेड इन फर्स्ट एजीएम टिल 6th एजीएम, नो प्रॉब्लम। 6th एजीएम में रीअपॉइंट कर दिया टिल 10th एजीएम, नो प्रॉब्लम। मेरी फर्म का नाम है PwC। फर्स्ट एजीएम से लेके मिस्टर पी ही एंगेजमेंट पार्टनर है जो साइन कर रहे हैं रिपोर्ट पे, जो मुखिया है उस ऑडिट के, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस वो 10 साल तक नहीं कर सकते। 7 साल के बाद पी की बजाय WC या जो भी दूसरे आपके पार्टनर है उनको आप चेंज कर दो और उनको मुखिया बना दो उस पर्टिकुलर ऑडिट का, तो कम से कम एंगेजमेंट पार्टनर चेंज होने से थोड़ी फेमिलियरिटी थ्रेट तो कम होगी। प्लस पीयर रिव्यू मैंडेटरी होता है लिस्टेड एंटिटीज के ऑडिट के लिए। ये भी एक तरह से आपकी मदद करेगा रिव्यू करने में कि क्वालिटी कंट्रोल आप फॉलो कर रहे हैं, यानी मोर ऑन पीयर रिव्यू लेटर। चलिए, तो इसी के साथ आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर का सेकंड पॉइंट एथिकल रिक्वायरमेंट हो गया। अब आते हैं एक्सेप्टेंस एंड कंटेनेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो इस पर्टिकुलर पेज पे आपको इस पार्ट में क्वेश्चंस की भरमार दिखेगी। अगर आपके पास कोई नया क्लाइंट आता है और बोलता है कि भाई तेरे को ऐसे दूंगा और तू मेरा ऑडिट ले ले, तो क्या आपको आंखों पे पट्टी बांध के ऑडिट स्वीकार कर लेना चाहिए? नहीं, वापस से वही बात, पैसा पैसा। तो एक तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिटी शुड नॉट बी ओवररिडन बाय मनी। Similarly, when you get a new client, you should not accept any work. You should check the management integrity. तो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, दोस्त का ऑडिट हमें मिला था, उसमें दोनों पॉइंट के रेफरेंस आएंगे। तो ये क्या बोल रहा है? नए ऑडिट एक्सेप्ट करना या एग्जिस्टिंग क्लाइंट रिलेशनशिप में रीअपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करने में आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपकी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स होना चाहिए जो एक रीजनेबल एश्योरेंस दें। क्या? कि हम तभी कंटिन्यू यानी रीअपॉइंटमेंट लेंगे या नया ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे जब हमने कम से कम क्या करना है, 3 चीज़ें इवैल्यूएट करना है। मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी, हमारे पास क्या टाइम और रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, विथ कैपेबल रिसोर्स, और एथिकल रिक्वायरमेंट हम फुलफिल कर पाएंगे या नहीं।
इसके अलावा अगर आपका कोई प्रायर एक्सपीरियंस है उसके साथ जब रीअपॉइंटमेंट के केस में लगेगा आप उसे भी कंसिडर कर लें। चलो सबसे पहले इंटीग्रिटी की बात करते हैं। मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी में तुम्हें क्या कंसिडर करना है? तो क्लाइंट की इंटीग्रिटी है, नॉट मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले देखो भैया उसके ओनर्स कौन है, उसके की मैनेजरियल पर्सन कौन है। दाऊद के भाई भाई तो एज इन कोई अंडरवर्ल्ड के लोग तो नहीं भैया, दूर रहो उससे। क्यों? क्योंकि तुम रिपोर्ट क्वालिफाई करोगे तो वो तुमको चलिए एलिमिनेट कर देगा। एनीवेज, तो गेट टू नो अबाउट द प्रिंसिपल्स, आइडेंटिटी, एटीट्यूड, बिजनेस रेपुटेशन। उनके ऑपरेशन समझो कि आपको समझ आ रहे हैं, यानी माइनिंग ऑपरेशन है, आपको लगता है अपने को नहीं समझ में आएंगे, छोड़ दो, मतलब एडिट। देखिए कि क्या वो आपके ऊपर लिमिटेशन इंपोज कर रहे हैं, अरे जल्दी ऑडिट खत्म करना है तो ही हम आपको अपॉइंट करेंगे। सुनो पिछली बार के ऑडिटर को हमने इजीलिए रीअपॉइंट नहीं किया क्योंकि बहुत टाइम लगा रहा था। तो ये प्रेशर बना रहा है आप पे। तो ऐसे केस में आपको इसकी इंटीग्रिटी पे डाउट होगा। मार्केट में न्यूज़ चल रही है कि ये बहुत काला सफ़ेद करता है, प्लस आप पूछो उससे वाई मी, वाई नॉट इफ यू रीअपॉइंटेड द प्रीवियस ऑडिटर। इससे आपको और पता पड़ेगा कि क्या रीजंस थे। ऑब्वियसली हम प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करते हैं, पर मैनेजमेंट से भी पूछेंगे। साथ ही साथ में जो बहुत निगोसिएशन करते हैं नॉर्मली उनकी इंटीग्रिटी पे डाउट होता है क्योंकि वो लोग कंट्रोल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो मैनेजमेंट इंटीग्रिटी चेक करने के लिए ये सब आपके पास सोर्सेज हैं जहाँ से, इनफैक्ट ये सब आपको चेक करना है। सोर्सेज क्या क्या इन्फॉर्मेशन के लड़कों से बेहतर कौन बता पाएगा इस सवाल का जवाब कि भैया अगर किसी के बारे में पता करना है तो कहाँ से पता करते हैं? अरे सर हम बताते हैं सोशल मीडिया से। अरे ये ऐसे नहीं लिखना है यहाँ पर। तो सबसे पहले अपन किससे पूछेंगे? उसके एक्स से पूछ सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो प्रीवियस ऑडिटर से पूछ लो अगर अपना दोस्त है तो। थर्ड पार्टी जो उसे जानती है उनसे पूछ सकते हैं, उससे ही बातचीत कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो वो हमने मैनेजमेंट इंक्वायरी भी कर ली, प्लस उसके एम्प्लॉय से, थर्ड पार्टी से कर ली, प्लस हो सकता है अपन जानते हैं कि वो कहाँ कोचिंग पढ़ने जाती है, कौन उसके टीचर हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल किसकी, कौन उसकी यार दोस्त है, तो देयर बैंकर, इंडस्ट्री एक्सपर्ट, इन सबसे। प्लस जैसे कि आपने बोला सोशल मीडिया, यहाँ पे आ गया बैकग्राउंड रिसर्च। तो ये सब सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट मैनेजमेंट। अब अपन ने मैनेजमेंट को देखा, हमने बोला एथिकल है भैया, बढ़िया है बिजनेस, अपने को समझ भी आ रहा है, चलो कर सकते हैं ऑडिट। पर अपन ये भी देख ले अपने पास लोग भी है या नहीं है। मालूम पड़ा तुम्हारे सारे आर्टिकल्स तो छुट्टी पे जा रहे हैं, कहाँ से तुम ऑडिट एक्सेप्ट करके करोगे? रिलायंस जैसी कंपनी का ऑडिट मिला है, ऑफिस में 10 आर्टिकल रोज आते नहीं है, कहाँ से कर लोगे? तो सबसे पहले देखो कि क्या तुम्हारे पास रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनके पास पर्याप्त समय है, उतने रिसोर्स हैं, प्लस केपेबिलिटी भी होना चाहिए। ऐसे मजबूत रिसोर्स चाहिए, एकदम डटे हुए। तो किस तरह की कॉम्पिटेंसी, टाइम और रिसोर्स की कैपेबिलिटी चेक करना है? उनके पास इंडस्ट्री का नॉलेज हो, रेगुलेटरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट का नॉलेज हो, पर्याप्त मात्रा में लोगों को वो टीम असाइनमेंट के लिए या अवेलेबल किए जा सकते हैं। कुछ चीज़ों के लिए एक्सपर्ट की अवेलेबिलिटी अगर चाहिए तो आप देख लो कि आप एक्सपर्ट अवेलेबल कर पाओगे। कुछ काम के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया मीट करने वाले लोग लगेंगे, जैसे सिस्टम्स ऑडिटर, उसका नॉलेज क्या विद इन द टाइमलाइंस गिवन आप एक्सेप्ट कर पाओगे असाइनमेंट, तो ही आप एक्सेप्ट करें। ये सब में आपको कई सारे हो सकता है इश्यूज आए। तो आपने देखा कि यार कोई क्लाइंट है जिसपे लेट्स से फॉर एग्जांपल DHFL के ऊपर केस लगा है कि इसने फ्रॉड किया है, फिर भी उसका ऑडिटर तो अपॉइंट हुआ। बायजूस के ऊपर इतने केस लगे पर BDO ने ऑडिट तो एक्सेप्ट किया है। तो उनको इश्यूज आए फिर भी एक्सेप्ट किया, कोई रीजन रहे होंगे। तो जो भी इश्यूज आए डॉक्यूमेंट करो कैसे रिजॉल्व किया और आगे क्या लॉजिक से उसे कंटिन्यू एक्सेप्ट किया। अब कई बार ऐसा हो सकता है दोस्तों कि आपको शुरू में सब कुछ रोजी रोजी लग रहा हो, बिकॉज वी नो लव इज ब्लाइंड, लेकिन फाइनली शादी के बाद हमें लग रहा है हे भगवान, हमें उसके बारे में ये सब तो पता ही नहीं था। अगर उसने हमें ये सब पहले बताया होता तो हम उससे शादी ही नहीं करती। इसका मतलब व्हाट हैपेंस इफ लेटर ऑन यू गेट टू नो एनी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन विच लीड्स टू डिक्लाइन इन एंगेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो भैया अगर आपको बाद में पता पड़ा है कोई ऐसी चीज जिससे आपको लगता है ओ माय गॉड हमें एंगेजमेंट छोड़ देनी चाहिए, यानी विड्रॉ कर लेना चाहिए, तो सीधे देखो दोस्तों, तलाक ही एकमात्र जरिया नहीं है। आप सोचिए, अब दोनों की नहीं पट रही है तो हम क्या करेंगे? एकदम एकदम विजुअल निमोनिक्स यूज करने के लिए आपके पास ड्रोन चार्ट डीसी जैसा कोई नहीं। तो क्या करेंगे हम? इफ फर्म्स ऑब्टेन सब्सिक्वेंटली एनी इंफॉर्मेशन लीडिंग टू डिक्लाइन इन एंगेजमेंट, यानी हमें छोड़ना पड़ रहा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल क्यों हो रहा है, कोई एथिकल रिक्वायरमेंट मिसमैच हो रही है, हम नहीं कर पा रहे ऑडिट, हमें पहले नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे हमने चेक किया था, सब सही लगा था, अब डाउट हो रहा। तो देखो दोस्तों, जब भी छोड़ना है तो छोड़ने से पहले आप ये सोचो कि आपकी कोई प्रोफेशनल या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को इन्फॉर्म करने की है क्या। द कीवर्ड हियर एक्चुअली इज रिपोर्टिंग, कि हमें क्या रिपोर्ट करना है क्या कोई अथॉरिटी, रेगुलेटरी बॉडी को, और हम विड्रॉ कर भी पाएंगे। यानी जैसे कि आप देखेंगे 7 चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ केसेस में लिस्टेड एंटिटी के अगर आपने क्वार्टरली रिव्यूज किए हैं तो आप चाह के भी ऑडिट छोड़ नहीं सकते।
जिसके ऊपर एमटीपी में मस्त एमसीक्यू भी आए। तो आप देखो, आप छोड़ सकते हो, और छोड़ोगे तो किसको बताना है। पर उससे पहले, छोड़ने से पहले सबसे पहली बात बताओ भाई, अगर स्टेज ब्रेकअप का आ रहा है तो क्या ब्रेकअप सीधे कर ले? नहीं, पहले डिस्कस करते हैं। बात अपन ने समझाने की कोशिश की, फिर भी नहीं हो पाया, तो फाइनली फिर अपना विड्रॉल का डिसीजन है तो वो मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर दो। तो मैनेजमेंट डीसीडब्ल्यूजी से पहले बात करो, प्रॉब्लम क्या है, वो रिजॉल्व नहीं करे तो विड्रॉ करें। अब जो विड्रॉ करेंगे ना, तो आप अपनी प्रोफेशनल रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लीज समझ लीजिएगा कि भाई ये बच्चा भी तो है, इसका क्या होगा। सिमिलरली अगर आप छोड़ रहे हैं तो आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कि आपको इन्फॉर्म करना पड़े विड्रॉल किसी को। कुछ केस में हो सकता है आप विड्रॉ कर ही नहीं पाओ, रिजाइन करने से पहले आपको अगले क्वार्टर का लिमिटेड रिव्यू करना पड़े। तो ये सब समझ लीजिए, फिर विड्रॉ करिए, और जो भी आपने किया उसे डॉक्यूमेंट करना है। क्या इश्यूज आए थे, किससे आपने कंसल्ट किया, क्या कंक्लूजन्स निकाले, डॉक्यूमेंटेशन। आजकल पता नहीं इंस्टीट्यूट को क्या हो गया, एग्जाम में एक क्वेश्चन तो डॉक्यूमेंटेशन का ही पूछ लेता है, क्योंकि नॉर्मली उनको मालूम है कि भैया डॉक्यूमेंटेशन कौन पढ़ता है, पढ़ भी लो तो कहाँ याद रहता है, पर ये भी देखना पड़ेगा। नेवरदलेस, तो दिस इज बेसिकली पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन रिसोर्स। भाई तुमने क्लाइंट एक्सेप्ट कर लिया, अब तुमने लीडर फिक्स कर दिया, ये क्वालिटी मैनेज करेगा, एथिकल रिक्वायरमेंट देख ली, फिर ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया। अब काम करने के लिए लोग चाहिए, तो पहले लोगों के लिए एक पॉलिसी बनाओ ताकि अपने यहाँ पे अच्छे लोग हो। पॉलिसी किस बारे में बताना, कहाँ से लोग लाओगे, उनके काम को कैसे इवैल्यूएट करोगे, किस किस कैपेबिलिटी के लोग आपको चाहिए, क्या कंपनसेशन आपको उनको देना पड़ेगा, उनकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी कॉम्पिटेंस क्या होना चाहिए। देन यू विल हैव टू गिव देम गुड कॉम्पनसेशन, प्रमोट देम, डेवलप देयर करियर्स, देन ओनली दे विल स्टिक विथ यू। सो एस्टिमेट देयर एचआर नीड्स। तो आपकी पॉलिसी इन सब चीज़ों को कवर करने वाली होना चाहिए। दोस्तों, ये जो प्लस के साइन दिए हुए हैं, इसका मतलब होता है कि ये टॉपिक आपके आईसीआई के मॉड्यूल में नहीं है, परंतु आईसीआई ने पास्ट में इन एसेस पर इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन या तो एमटीपी आरटीपी या एग्जाम में पूछे, इसलिए हो सकता है ये इंपॉर्टेंट तो आ जाए, पर आईसीआई मॉड्यूल में नहीं है तो लेस इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन में एटलीस्ट अपन इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे तो कवर नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एचआर में अब अपन बात करेंगे, तो लेट्स टॉक अबाउट ओनली 2 थिंग्स। आई थिंक ये सफिशिएंट है। नंबर 1, पार्टनर, ये देख के पार्टनर लग रहा है, और दूसरा टीम मेंबर्स कैसे डिसाइड करें। पार्टनर कैसा होना चाहिए भैया, सीनियर बंदा हो, क्वालिफाइड हो, उसके पास एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो, अथॉरिटी हो। तो व्हाट वी हैव टू डू इज डेवलप अ पॉलिसी एंड प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई एंड डिसाइड द रोल्स ऑफ आइडेंटिटी एंड रोल ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर इज कम्युनिकेटेड टू क्लाइंट एंड मैनेजमेंट। तो आपको क्लाइंट को भी बताना है कि ये हमारे ऑडिट का मुखिया है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। बंदा वो जो केपेबल और कॉम्पिटेंट हो, सीसी, सारे आपको निमोनिक, सॉरी, ये शॉर्ट फॉर्म जितने भी यूज़ किए ना, इन सब के आपको लेजेंड्स नीचे मिल जाएंगे। तो कॉम्पिटेंट और केपेबल होना चाहिए, अथॉरिटी होना चाहिए, और समय होना चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइंड और उसे कम्युनिकेटेड हो। फिर आ जाओ टीम पर। अब भैया टीम कैसी होना चाहिए, सबसे पहले आपको टीम बढ़िया होना चाहिए। पर टीम कैसा है ना, टीम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कैसी टीम है उस पर डिपेंड करेगा आपको उस पर कितना ध्यान देना है। तो द लेवल ऑफ सुपरविजन विच यू हैव टू पुट ऑन योर टीम इज डिपेंडेंट ऑन दीज फैक्टर्स। So we have to first assign a team and also then decide supervision level. 6 मुद्दे हैं जो लेवल ऑफ सुपरविजन को डिफाइन करेंगे। भैया कितना सुपरवाइज करना पड़ेगा टीम को, ये डिपेंड करेगा कि सबसे पहली बात, जो हमारी टीम वो कितने अच्छे से प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स जैसे इसको समझती है, लॉ एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स को समझती है, वो कितने अच्छे से हमारी क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को समझती है, उनका कितना अच्छा पुराना अनुभव है, उनका स्टैंडर्ड्स, आईटी, टेक्निकल नॉलेज, ये सब कितना सॉलिड है, उनको इंडस्ट्री का कितना अच्छा नॉलेज है, और वो प्रोफेशनल जजमेंट कितना लगा सकते हैं। तो कॉमन सेंस से भी आप 6 पॉइंट लिख पाएंगे। आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, किस किस का नॉलेज होना चाहिए, स्टैंडर्ड्स, क्यूसीपीपी ऑफ द फर्म, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जनरल टेक्निकल एक्सपर्टीज, आईटी, इन सब चीज़ों की होना चाहिए। साथ ही साथ में दे शुड हैव नॉलेज, इनफैक्ट एक्सपीरियंसड होने चाहिए, यानी प्रोफेशनल जजमेंट लगाने का काम होना चाहिए, और सिमिलर एंगेजमेंट्स की जाना चाहिए। ये फैक्टर्स है, याद रखना, कब जब क्वेश्चन आएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सुपरविजन रिक्वायर्ड ऑन द टीम मेंबर्स। चलिए, अब टीम भी असाइन हो गई, ये मुखिया है और ये इसके लोग हैं, ये जाके काम करेंगे। तो अगला मुद्दा है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस जब होगी तो यू नीड टू हैव पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स विच ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट द टीम इज एबल टू कंप्लाई विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी, लीगल रिक्वायरमेंट, एंड द पार्टनर फाइनली इशूज द रिपोर्ट अप्रोप्रिएट टू सर्कमस्टेंस। यानी कि काम ऐसा हो दैट इट इज एबल टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एसक्यूसी। ये कैसे होगा, तो इनकंसिस्टेंसी इन क्वालिटी इज अचीव थ्रू एड्रेसिंग मैटर्स
रिलेटिंग टू दीज थिंग्स, और ये सब ऐसे 220 में डिस्कस करेंगे। तो हमें टीम को क्या बताना है, स्टैंडर्ड फॉलो करो, उनका सुपरविजन करना है, QCPP भी अपडेटेड रखनी है, उनके वर्क को रिव्यू करना है और उनके डॉक्यूमेंटेड वर्क को चेक करना है और डॉक्यूमेंट भी कराना है। ये सब 220 में डिस्कस करेंगे। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में हो सकता है कि कुछ चीज़ों में आपकी टीम के पास ज्ञान ना हो, ऐसे मुद्दों पे आप कंसल्ट कर सकते हो। ये अकाउंटिंग मैटर भी हो सकते हैं, एक्सपर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सपर्ट नॉन अकाउंटिंग और ऑडिट मैटर पे होता है। कई बार होता है ना बैंक ऑडिट करने का और आपको कोई चीज़ पे RBI का कोई रीसेंट सर्कुलर आया है, ऐसा बैंक बोल रही है, हमें नॉलेज नहीं है, तो हमने क्या किया, हमारी कोई दूसरी टीम दूसरी बैंक का ब्रांच का ऑडिट कर रही है, तो उसको फ़ोन ला के पूछ लिया कि यार ये कोई ऐसा सर्कुलर है या अमेंडमेंट है तुम्हारे नोटिस में है क्या। तो कंसल्टेशन ऐसे लिया जा सकता है, वो आपको कंसल्ट करके दे सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑडिट का ये फीचर है। कंसल्टेशन कुड बी विद इन द फर्म, इट कुड बी आउटसाइड द फर्म, इट कुड बी ऑन स्पेशल मैटर, इट कुड बी एन अकाउंटिंग मैटर। कंटेंशियस मैटर का मतलब क्या होता है, जो थोड़े से डिबेटेबल, डाउटफुल, क्लियर कट नहीं है, एम्बिगुअस है, जजमेंटल मैटर है। कंसल्टेशन के लिए क्या ज़रूरी है, हम एडवाइस ले रहे हैं बेसिकली, दूसरी फर्म या कोई प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी, इंटरनल सोर्स अगर अप्रोप्रिएट नहीं है तो अपन हो सकता है ICI की एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी से भी कंसल्ट कर ले। पैसे लगते हैं 30-50 हज़ार रुपये एक इंक्वायरी के, वो लेते हैं और जवाब भी देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट नहीं है ना, मेंबर पूछता है, स्टूडेंट पूछे तो ये लोग कोई जवाब नहीं देते। जो सुन रहा है ना, इसको ये वाले टाइम को टैग करना नीचे। डॉक्यूमेंटेशन, ऐसा सुन रहे नहीं करेंगे टैग, हाँ ठीक है भाई मत कर, चलो। डॉक्यूमेंटेशन में क्या है, इशू ऑन विच कंसल्टेशन इज सॉट, रिजल्ट ऑन कंसल्टेशन, डिसीजन टेकन ऑन द बेसिस हाउ दे वर कंसल्टेड। तो कंसल्टेशन में आप डॉक्यूमेंट कर लीजिए। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, अगर आपको आता है कि आपके क्वालिटी पॉलिसी, कंट्रोल पॉलिसी, प्रोसीजर में कंसल्टेशन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, 4। पहले जहाँ जहाँ ज़रूरी है हमारी टीम अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन लेने के लिए हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज है, हमें पहले से पता है किनसे कंसल्ट किया जा सकता है। जिनसे भी कंसल्ट करो पहले नेचर और स्कोप ऑफ कंसल्टेशन डिसाइड कर लो, ताकि उनको प्राइमरली पता हो कि हम क्या पूछ रहे हैं, और फिर जो भी कंक्लूजन आए उसे डॉक्यूमेंट करो और इम्प्लीमेंट करो अगर आपने अग्री किया है तो। दिस इज ऑल अबाउट कंसल्टेशन। चलिए, अब यार ऑडिट है तो पंगे तो होंगे ही, कई बार दो लोगों के बीच में मतभेद होंगे। ऐसा नहीं है कि दो महिलाओं के बीच ही हो सकते, डोंट फील अदरवाइज, ऐसा नहीं है, ये ऐसे ही डल गया है, हो सकता है दो लड़के भी हो, बट आई थिंक ये याद रखने में थोड़ा ईजी रहेगा। तो अगर कभी दो मैटर्स के बीच में कंसल्टेशन में डिफरेंस हो जाए तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है याद रखने का। भाई देखो, इन दोनों के बीच में अगर पंगे हो गए तो आप क्या करोगे, आप किसी एक को समझाइश मत देना, तू ऐसा कर, तू गलत कर रही है, इससे बोल के भी मत करना और झगड़े पड़ जाएंगे। तो SQC भी इसे समझता है और वो क्या बोलता है, कंसल्टेशन में पॉलिसी प्रोसीजर मैनुअल में डिसाइडेड होना चाहिए कि कंसल्टेशन बोला, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो मैनुअल में पहले से लिखा होना चाहिए कि कैसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिजॉल्व किया जाएगा, और इंश्योर करें कि जब तक वो रिजॉल्व ना हो तब तक ओपिनियन ना जाए। यानी SQC भी यानी बताता है क्या करना है, वो बोलता है आपके प्रोसीजर मैनुअल में आप डिसाइड करो कि कैसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिजॉल्व करेंगे, और जब तक वैसे आप रिजॉल्व ना करो तब तक आप रिपोर्ट नहीं दोगे, खत्म। वो रियल लाइफ एग्जाम्पल है, कैसे हो सकता है कि भैया हमने बोल दिया सीनियर डिसाइड करेगा, डॉक्यूमेंट करेगा, पर ये कुछ नहीं बोलता। तो है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर डिफरेंस टू बी डेल्ट विद। किसके बीच डिफरेंस हो सकते हैं, दो टीम मेंबर के बीच में, एंगेजमेंट पार्टनर्स के बीच में, जिनसे कंसल्ट किया उनके साथ, एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू, और इनमें से किसी के साथ भी हो सकते हैं। तो जो भी कंक्लूजन आपने रीच किया उसे डॉक्यूमेंट इंप्लीमेंट करें। रिपोर्ट तब तक इशू नहीं करोगे तो जब तक मैटर रिजॉल्व नहीं हो जाए। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसके ऊपर देख लो आप, छोटी सी चीज पे 2 क्वेश्चन। और इन सब के बाद आते हैं अब एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। व्हाट इज एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू? दोस्तों एक चीज समझो कि कोई बहुत ही टफ टेक्निकल मैटर है, तो ऐसे मैटर्स में फिर क्या होता है ना, कई बार आप देखोगे तो आप यूँ सोचो कि आप उसको अपने दिल की बात लिखने जा रहे हो एक व्हाट्सएप के मैसेज के द्वारा, क्योंकि आप फेस टू फेस में बात नहीं कर पा रहे हो। आपने मैसेज ड्राफ्ट किया पर आपको डर लग रहा है कि यार क्या मैंने सही लिखा है, क्या आप ऐसे ही भेज दोगे या रिव्यू करोगे। आप कितनी बार भी पढ़ रहे हो पर आपको कॉन्फिडेंस शायद नहीं आएगा, क्योंकि मैटर बहुत रिस्की है। तो हो सकता है आपका कोई एक दोस्त हो जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, जिसको बहुतों ने मना और हाँ किया, अपन उससे रिव्यू करा सकते। तो वो दोस्त आया ही जब मैं ये ड्राफ्ट कर रहा था मेरे रूम में, और बोले क्या कर रहा है, मैंने बोला यार उसको मैसेज लिख रहा हूँ। बोला क्या बात कर रहा है स्वीटी, को मैसेज फाइनली आ गया, तेरे में इतना करेज। हमने बोला हाँ यार भाई आ गया हमारे पास करेज, एकदम भयंकर वाला, तो अब लिखना है। उसने बोला लिख लिया क्या? हमने बोला हाँ। उसको दिखाया हमने, उसने देखा, उसने पढ़ा, उसने बोला अबे क्या कर रहा है, क्या लिखा है तूने, पढ़ के ऐसा लग रहा है भीख मांग रहा है, बी अ मैन, हैव अ स्पाइन,
क्या लिखा है यार। तो क्या होता है दोस्तों, जब अपन किसी एक्सपीरियंस्ड क्वालिफाइड व्यक्ति से अपने ऑडिट को रिव्यू करा लेते, तो हो सकता है कि कई चीजें हम ऑडिट में डूब गए हो, नहीं देख पा रहे हो, वो उसे देख के हमें बता दे कि भाई ये मिस हो गया, ये नहीं हुआ, ये और देख लो। तो ऐसा सारे ऑडिट में करेंगे, अरे यार बहुत मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, क्योंकि अपन सबको मैसेज लिखते हैं तो थोड़ी ना किसी और से रिव्यू कराते। इंपॉर्टेंट लिस्टेड एंटिटी टाइप के ऑडिट में क्या है देखिए, ये प्लस साइन है पर इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी और प्रोसीजर बनाई है जिसमें लिखिए कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कम से कम लिस्टेड एंटिटी के ऑडिट में तो होना ही चाहिए, और दूसरे एंगेजमेंट्स में अगर आपने क्राइटेरिया सेट करना चाहिए जिसमें आप डिसाइड करेंगे कि किस में आपको और ये रिव्यू कराना है। ये क्राइटेरिया किन चीज़ों के ऊपर बेस्ड हो सकता है, वापस वही नेचर, लॉ, रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट, सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कुछ केस में करवाने की रिक्वायरमेंट डाले। जब कोई ऑडिट क्लाइंट के ऊपर बहुत फ्रॉड के नोटिस हैं वगैरह, तब आप चाह सकते हो कि भैया बाईजूस का ऑडिट वीडियो को मिला, उसने बोला हमें एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कराए। आपकी पॉलिसी प्रोसीजर में डिफाइंड होना चाहिए कि नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड रिव्यू का कौन होगा, क्या होगा, रिव्यूअर कौन आदमी होगा, कैसे डॉक्यूमेंटेशन होगा। चलो कोई खास बात नहीं। अब आते हैं पॉलिसी और प्रोसीजर में, इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन हैं। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कैसे होता है, तो एक होता सिंपल सा है कि अपनी फर्म का एक पार्टनर अपने काम का रिव्यू करवाता है फर्म के ही किसी दूसरे सूटेबली क्वालिफाइड सीनियर व्यक्ति से। ये व्यक्ति जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करता है, ये सीनियर पार्टनर ही होगा, डेफिनेटली सीए होगा, और इसको एक्सपीरियंस होगा इस तरह के असाइनमेंट का। ये रिव्यू करते समय किन चीज़ों का ख्याल रखेगा, ये बेसिकली कोई सारे वर्किंग पेपर सब कुछ डिटेल में चेक नहीं करेगा, बेसिकली डिस्कशंस करेगा। चाहे तो वर्किंग पेपर देख सकता है, कुछ चीज़ों पे इसे फोकस करना है। तो मोस्टली ही विल डू अ डिस्कशन, ही कैन रिव्यू सिग्निफिकेंट जजमेंट्स एंड ही कैन सी सिलेक्टेड वर्किंग पेपर। कितना डिटेल में जाना है वो डिपेंड करेगा रिस्क और कॉम्प्लेक्सिटी पे। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन है। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इसलिए नहीं करा रहे ताकि मेरी जिम्मेदारी किसी और के सर पे चले जाए, इसलिए ताकि मैं और बेहतर ऑडिट कर सकूं, कुछ मिस हो रहा है तो देख सकूं, पर मेरी ऑडिट की जिम्मेदारी मेरी है, रिव्यूअर की जिम्मेदारी रिव्यू की, ऑडिट की जिम्मेदारी मेरी, तो दोनों जिम्मेदार हैं। नॉर्मली रिव्यू क्या करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 चीज़ें हैं, इसके लिए आपको निमोनिक अगर चाहिए तो वो लिख लीजिए, मिस्टर जे, हु फील्स जे, मिस्टर जे। और ये मिस्टर जे बहुत जगह आएगा, की ऑडिट मैटर का भी निमोनिक। 3 चीज़ें दोस्तों लाइफ में आपके ऑडिटर के लिए हमेशा रिस्पॉन्सिबल होती है। एम, मिसस्टेटमेंट जहाँ मिले, मटीरियल एरिया यानी मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स, आर जहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा है, और जे जहाँ जजमेंट लग रहे हैं, प्लस CID। रिव्यूअर क्या करता है, तो MRJ पहले बता देता हूँ मैं आपको। जहाँ भी उसको सिग्निफिकेंट रिस्क एरियाज मिल रहे हैं, जहाँ मटीरियल जजमेंट्स या सिग्निफिकेंट रिस्क वाले एरियाज पे जजमेंट्स लिए जा रहे हैं, और साथ ही साथ जहाँ पर भी उसे मिसस्टेटमेंट्स पता पड़ रहे हैं, करेक्ट हुए नहीं हुए, ये चीज़ तो रिव्यूअर रिव्यू करेगा, क्योंकि ये तो कितनी इंपॉर्टेंट है। फिर CID इज कंसल्टेशन, इंडिपेंडेंस एंड डॉक्यूमेंट्स, ये उसे चेक करना है। तो I इंडिपेंडेंस, C कंसल्टेशन एंड D वर्किंग पेपर्स, डॉक्यूमेंट। सारे सिलेक्टिव भी कर सकते हैं। और इन सब के अलावा क्या करना है आपको, क्रेडिट CR, विच इज कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग। तो फाइनली रिपोर्ट आता है, तो आपको जो जो मैटर कम्युनिकेट मैनेजमेंट, TCWG या रेगुलेटरी बॉडी को, ऑडिटर को करने थे, वो सब ये एक बार रिव्यू कर ले, जो एज पर स्टैंडर्ड या लॉ करने। जैसे फ्रॉड कम्युनिकेट करने थे मैनेजमेंट को, ऑडिट कमेटी को या उसको, तो वो डेफिनेटली रिव्यू करना है। और फाइनली जो रिपोर्ट आपने बनाई है वो तो आप एक बार रिव्यू करोगी। ये 8 मुद्दे हैं जो SQC 1 में दिए गए, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को अपने रिव्यू में कवर करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अरे रिव्यूअर होगा कौन, बंदा टेक्निकली क्वालिफाइड होना चाहिए, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये बनती ऑडिट से अनरिलेटेड होना चाहिए, यानी उस ऑडिट में आपने उससे कोई काम नहीं करवाया। एंगेजमेंट पार्टनर जो उस ऑडिट का है वो रिव्यू नहीं कर सकता। तो यू हैव टू मेंटेन एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर्स ऑब्जेक्टिविटी। कैसे, सबसे पहली चीज, जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो सिलेक्ट नहीं करेगा रिव्यूअर को। दूसरा, उसका एंगेजमेंट में कोई सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन नहीं है, उसने टीम से रिलेटेड कोई डिसीजन नहीं लिया, यानी उस ऑडिट से उसका कोई लेना देना ही नहीं। कोई भी ऐसी दूसरी चीज नहीं है जो उसकी ऑब्जेक्टिविटी थ्रेटन करे। तो सवाल ये है सर कि क्या एंगेजमेंट पार्टनर पूरे ऑडिट में कभी भी रिव्यूअर से कुछ भी कंसल्ट नहीं कर सकता? भाई करना है तो करो, पर उसकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना।
और अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म में अगर एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कराना है तो आप थर्ड पार्टी एक्सटर्नल पार्टी से भी कर सकते हैं। ध्यान रखिए ऑब्जेक्टिविटी थ्रेटन नहीं होना चाहिए, और अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए रिव्यूअर में और एंगेजमेंट पार्टनर में तो हमने डिस्कस कर लिया है क्या करना। देन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रिव्यू करना ज़रूरी है। क्या क्या प्रोसीजर रिव्यू में अपन ने क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर ने लगाए वो डॉक्यूमेंट करें। इंश्योर करें रिपोर्ट तब तक इशू नहीं हो जब तक एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कंप्लीट नहीं हुआ है। इस पर भी एक क्वेश्चन है। रिव्यूअर शुड नॉट बी अवेयर अबाउट अनरिजॉल्व मैटर जिससे उसे लग रहा है कि जजमेंट या कंक्लूजन अप्रोप्रिएट नहीं है। अगर ऐसा है तो वो साफ साफ लिख देगा कि भाई आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस पर्टिकुलर ऑडिट, अभी ये रिपोर्ट इशू करने की स्टेज पे नहीं। एंड देन कमिंग ऑन टू डॉक्यूमेंटेशन, एसक्यूसी कहता है कि आपको सबसे पहली बात ऑडिट खत्म होने के 60 दिन के अंदर अंदर वर्किंग पेपर फाइल असेंबल करना है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, इसमें सिर्फ सॉर्टिंग, डिलीटिंग अनरिक्वायर्ड पेपर, इंडेक्सिंग ये सब करना है। अगर आप स्कैन करके रखना चाह रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। स्कैन डॉक्यूमेंटेशन में पूरा कंटेंट स्कैन होना चाहिए, इंक्लूडिंग उसके मैनुअल सिग्नेचर्स अगर कहीं पर हैं तो, एनोटेशंस आपने कोई वर्किंग पेपर फाइल में अपने वर्किंग पेपर्स में किए हैं, सब कुछ। देन सारी स्कैन कॉपी प्रॉपरली इंटीग्रेट करके इंडेक्स करो ताकि आपको समझ में आए। ऐसा नहीं हो कि 1000 पन्ने स्कैन करके एज इट इज डाल दिए, फोल्डर बना के अलग अलग इंडेक्स देके प्रॉपर सिस्टमैटिक। प्लस ये सारी रिट्रीव और प्रिंट करने की स्थिति में होना चाहिए जब जरूरत पड़े तो। देन पॉलिसी और प्रोसीजर बनाइए कि कैसे आपकी डॉक्यूमेंट वर्किंग पेपर फाइल्स कैसे कॉन्फिडेंशियली रहेगी ताकि कोई भी उसे एक्सेस नहीं कर पाए जब तक ऑथराइज नहीं हो, सेफ रहेगी और उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ज़रूरत पड़ने पे कैसे रिट्रीव किया जा सकता है एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन। ऑनलाइन है तो उसका पासवर्ड बैकअप कैसे रखेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक्सेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सब रिस्ट्रिक्ट करेंगे, सबकी पॉलिसी। ध्यान रखना दोस्तों, आपके प्रोसीजर्स ये क्यों बनाना जरूरी है, क्योंकि वर्किंग पेपर फाइल में ही बाद में चेंज हो गया और फिर कोई इंक्वायरी हुई और आपने बोला अरे बाप रे ये वर्किंग पेपर कहाँ गया, तो ये गलत है। तो इसके लिए कहा गया है कि आपको साफ साफ ध्यान रखना है कि क्रिएट किसने किया है, चेंज हुआ है तो किसने किया है, चेंज को किसने रिव्यू किया है, सब कुछ आपके पास डॉक्यूमेंटेड रहना चाहिए। यू शुड प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ ऑल योर वर्किंग पेपर सो दैट इट इज नॉट चेंजिंग विदाउट परमिशन, एंड ओनली टीम और पीपल हु आर ऑथराइज शुड बी गिवन एक्सेस टू इट। कौन लोग ऑथराइज हो सकते हैं वर्किंग पेपर देखने के लिए, जैसे कि नेक्स्ट ईयर की ऑडिट टीम को दिए जा सकते हैं पिछले साल के वर्किंग पेपर, तो इस तरह से ऑथराइज लोगों को ही एक्सेस दिया जाए। कितने समय तक रखना है आप अपनी पॉलिसी बनाएं, बट मिनिमम 7 साल तक रखना है, ऐसा SQC 1 कहता है। और रिट्रीव होना चाहिए, ऑथराइज एक्सटर्नल पार्टी जरूरत पड़ने पे उसे एक्सेस कर पाए ऐसी आपको अवेलेबिलिटी बना के देना पड़ेगी। चेंजेस हुए तो वो भी डॉक्यूमेंट करेंगे। 7 साल फ्रॉम द ईयर ऑफ ऑडिट आपको रखना है मिनिमम। ध्यान रखना कि आप खुद ओनर हैं, ये तो आपको क्लियर ही है, पर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ओनरशिप ऑफ एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन का, तो याद रखना इसका आंसर SQC 1 से दिया जाए। हु इज द ओनर ऑफ एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन? द ओनर इज बेसिकली द ऑडिटर। तो ऑडिट खत्म होने के बाद भी हमारी प्रॉपर्टी, हमारी इच्छा है तो हम किसी को इसका एक्सट्रैक्ट बनाने की परमिशन देंगे, नहीं देना है तो नहीं देंगे। लॉ डिमांड करता है तो हमें देना पड़ता है, दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ SQC। अब आते हैं मॉनिटरिंग इंस्पेक्शन पे, ये आपका 5th पॉइंट है। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो व्हाट इज हैपनिंग, हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, तो काफी बड़ा है ये स्टैंडर्ड और अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू कर रहे हैं अपन, मजा आ रहा है, बढ़िया लग रहा है। 6th पॉइंट इनफैक्ट, क्योंकि एक तरह से डिटेल में ही अपना रिव्यू डिस्कशन हो गया, क्योंकि ये रिलेटेबल इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा और ज्यादा गहराई में चले गए अपन। इसका सेकंड पार्ट रिवीजन का रख लेंगे जिसमें बचे हुए टॉपिक्स क्विकली कवर कर लेंगे, विच इज नॉट गोइंग टू टेक टाइम। देखते हैं अपन। अब आते हैं मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन पे। ये क्या है भाई? देखो, कितने भी आप ट्रैफिक रूल्स बना लो, चौकीदार लगवा दो, वॉचमैन वहां पे खड़े कर दो, आई मीन ट्रैफिक पुलिस पर कैमरे तो चाहिए, क्योंकि भारतीय पहले सिग्नल नहीं देखता, पहले देखता है कैमरे है या नहीं है, और ठल्ला खड़ा है कि नहीं हवलदार, चौकीदार या वॉचमैन, फिर उसके बाद डिसाइड करता है कि सिग्नल पे रुकना है या नहीं। नहीं तो कम भीड़ होती है तो अपन निकल लेते। तो आजकल कम भीड़ भारत में कहीं मिलती नहीं है, वो अलग बात है। तो मॉनिटरिंग इज लाइक पुटिंग अप CCTV कैमराज, बेसिकली नथिंग। ऐसा नहीं है रियल में कैमरा लगाने, इसका मतलब ये है कि हमें मॉनिटर करना है कि हमने जो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी, प्रोसीजर्स, मैनुअल बनाए, भाई ये सब फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, पीपल आर कंप्लाइंग विद दीज और नॉट। दैट इज बेसिकली व्हाट वी आर चेकिंग। तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू क्रिएट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स to get a reasonable assurance that policies and procedures are up to date, adequate, operating effectively and complied within practice। अब इसमें सिर्फ 2 चीज ध्यान रखो। मॉनिटरिंग तुम्हें 2 चीज़ों की करना है। पहला, तुम्हारी फर्म के जितने भी स्टाफ या पार्टनर्स हैं वो तुम्हारी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। दूसरा,
तुम्हारे क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर भी अपने आप में अपडेटेड है, आउटडेटेड नहीं है, रेलेवेंट है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो भी चेंज होना चाहिए. तो यू शुड मॉनिटर बोथ योर सिस्टम एज वेल एज कंप्लायंस विद द सिस्टम. तो क्या देखना है कि पॉलिसी और प्रोसीजर अपने आप में रेलेवेंट है, इफेक्टिवली फॉलो किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, एडिक्वेट है, कंप्लाई हो रहे हैं. पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के ऑनगोइंग कंसिडर करना है, इवैल्यूएट करना है आपको कि हमारी जितने असाइनमेंट कंप्लीट हो रहे हैं उसमें इसका पालन हो रहा है. हालांकि ये पॉइंट दिया हुआ नहीं है आपके मॉड्यूल में, बट बड़ा इंपॉर्टेंट है. अल्टीमेटली मॉनिटरिंग का क्या पर्पस होता है ये आपको आगे देखने को भी मिलेगा. क्या पर्पस है मॉनिटरिंग का? भाई देखो, कोई भी एंगेजमेंट में आप कब बोलोगे अच्छी क्वालिटी से काम हो गया है? जब सबसे पहले आपने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल की. सेकंड, जो भी हमारे कंट्रोल्स हमने डिजाइन किए हैं वो सही डिजाइन किए हैं और इम्प्लीमेंट भी हुए. प्लस इम्प्लीमेंट होने के बाद में क्या फर्म ने अपने सारे ऑडिट, सारी एंगेजमेंट्स में उसे अप्लाई किया है. जैसे अपन इंटरनल कंट्रोल्स में नहीं पढ़ते, कंट्रोल शुड बी प्रॉपर्ली डिजाइंड, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड. ये अपन चेक कर रहे हैं तो मेंटेनेंस में ये देखेंगे कि डिजाइन प्रॉपर है, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर है, प्लस अपन ये भी देखेंगे दे आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, यानी अप्लाई किए जा रहे हैं यानी. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो क्या अफेक्ट करते हैं मॉनिटरिंग को. इनफैक्ट सही मायने में ये फैक्टर्स मॉनिटरिंग की जगह मॉनिटरिंग का स्कोप है. मॉनिटरिंग में क्या क्या चीजें मॉनिटर करोगे? तो सबसे पहले अपन क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड पॉइंट्स लिखते हैं, उसको रेड में करते हैं. क्या सिस्टम का डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव है? क्या हमारे सिस्टम अप टू डेट है? नई चीजें, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी, लीगल रिक्वायरमेंट उसमें अपडेटेड है? क्या हमारे सिस्टम में कौन लोग मॉनिटर करेंगे ये डिफाइंड है? पार्टनर वगैरह सब प्री डिसाइडेड है? प्लस इन केस अगर हमारे लोग की कंप्लेन आ रही है कि आर्टिकल काम नहीं कर रहे ढंग से, पार्टनर मिला हुआ है काम नहीं कर रहा है, तो उसे कैसे डील किया जा रहा है? ये भी मॉनिटरिंग का पार्ट है. ये एम्प्लॉय लेवल पे हो गया, स्टाफ लेवल पे हो गया. ऑब्वियसली बात है, हमें एक्शंस लेना पड़ेंगे अगर कोई काम ढंग से नहीं कर रहा है या क्वालिटी फॉलो नहीं कर रहा है. तो एक्शन दो केस में लेना होते हैं, जब लोग कंप्लाई नहीं करते हैं या फिर हमारी को लगता है कि हमारी डिजाइन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल में ही डेफिशिएंसी. तो ये स्कोप है मॉनिटरिंग का, ये सारी चीजें चेक की जाती है. मॉनिटरिंग का ये एक पार्ट होता है इंस्पेक्शन. इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं है, पर इसका मतलब क्या होता है? एसक्यूसी कहता है कि 3 साल में एक बार आपकी सीए फर्म में जितने पार्टनर है जो लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं या जो भी एंटिटीज जो आपने डिफाइन किया है, उनका आप 3 साल में एक बार कम से कम खुद ही होके उनके पास्ट ऑडिट असाइनमेंट्स को चेक करके देखो कि क्या उन्होंने काम एज पर क्यूसीपीपी किया, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी, लीगल रिक्वायरमेंट किया या नहीं. उनकी एक या एक से ज्यादा असाइनमेंट कितनी चेक करना है वो डिपेंड करेगा कि वो कितने क्रिटिकल असाइनमेंट कर रहे हैं, कितने सीनियर है, उन सब चीज़ों पे. पर करो और गड़बड़ है तो उससे देखो कि कैसे सुधारा जा सकता है, उनको ट्रेन करो, समझाओ, लगे तो डिसिप्लिनरी एक्शंस. तो कितने समय में करना है ये आप डिसाइड करोगे. 3 साल में एक बार तो करना ही है. तो साइज ऑफ द फर्म, कितनी उसकी लोकेशंस है, तो ये सब फर्म रिलेटेड पॉइंट है कि भैया फर्म की साइज कितनी बड़ी है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय, कितने लोकेशंस पे हमारी फर्म काम कर रही है, हमारी फर्म के अंदर क्लाइंट्स कैसे हैं, कितने रिस्की क्लाइंट्स हैं, हमारी जो फर्म है उसकी वर्किंग की कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वर्क, इस पे आप डिसाइड करो. प्लस इसके अलावा आप ये भी देखो कि पास्ट में आपने मॉनिटरिंग करी होगी तो क्या रिजल्ट आए, आपने अपने एम्प्लॉयज़ को, पार्टनर्स को कितनी अथॉरिटी दे रखी है. अगर बहुत ज़्यादा डेलीगेशन है तो आपको ज़्यादा करना पड़ेगा. तो इससे डिसाइड करो. और फिर डेफिशिएंसीज आए तो आपको ये सब करना है, नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट. अब मॉनिटरिंग में भी डॉक्यूमेंटेशन है. डॉक्यूमेंटेशन अदरवाइज काम का होता है. तो डॉक्यूमेंट क्या क्या करना है आपको? सबसे पहले प्रोसीजर्स कि आपने किस किस के, कौन कौन से पार्टनर की कौन कौन से असाइनमेंट इंस्पेक्ट किए, क्या उन्होंने स्टैंडर्ड फॉलो किए और सिस्टम फॉलो किए, इम्प्लीमेंट किए, अप्लाई किया उन्हें, और क्या डेफिशिएंसी मिली और क्या एक्शंस आगे लेने. तो दिस इज बेसिकली मॉनिटरिंग विथ रिस्पेक्ट टू इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन इज अ पार्ट ऑफ मॉनिटरिंग. तो डॉक्यूमेंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू इंस्पेक्शन. नेक्स्ट, कभी किसी ने हमारे ऊपर आरोप लगाया तो क्या करें? तो देखो, सबसे पहली बात, आरोप कौन लगा सकता है? फर्म के एम्प्लॉय पार्टनर पे, सीनियर्स पे.
फर्म कोई ऑडिट पे, थर्ड पार्टी अपने क्लाइंट लगा सकते हैं हम पर, हमारे स्टाफ पे ही नहीं, हमारे QCPP पॉलिसी प्रोसीजर पे भी कोई आरोप लगा सकता है कि आपकी पॉलिसी ढंग की नहीं। तो सबसे पहली बात, अगर क्वेश्चन आता है कंप्लेन्स एंड एलिगेशंस का, जो एक बार एग्जाम में भी आ चुका है, पॉलिसी और प्रोसीजर बनाओ कंप्लेन्स और एलिगेशंस विद रिस्पेक्ट टू वर्क डन बाय द फर्म फेलिंग टू कंप्लाई विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट, इसकी पॉलिसी बनाई। ध्यान रखो ये कहां से आ सकती है, अंदर से फर्म के या बाहर से। एम्प्लॉय कर सकते हैं, क्लाइंट या थर्ड पार्टी कर सकती है, हो सकता है टीम को मिले, हो सकता है डायरेक्टली फर्म के एम्प्लॉइज को मिले या फर्म को मिले। तो सबसे पहले आप चैनल डिफाइन करो कि कोई भी फर्म के व्यक्ति को अगर कोई प्रॉब्लम है या उसे मिलती है तो वो सही जगह उसे पहुंचा सके। और एक बार आपके पास कंप्लेन आ गई तो इन्वेस्टिगेट करो। कैसे? पॉलिसी बना के तो ये कुछ भी नहीं बताते, तो बोलते हैं आप पॉलिसी बनाओ कि आप कंप्लेन कैसे इन्वेस्टिगेट करोगे। बस ये जरूर है कि जो भी आपकी पॉलिसी है उसमें एक सीनियर पार्टनर के द्वारा वो सुपरवाइज होना चाहिए, जरूरत पड़े तो लीगल एक्सपर्ट भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। कई बार स्मॉल फर्म में ये सब पॉसिबल नहीं होगा, तो आप एक्सटर्नल लोगों की भी मदद ले सकते हो कि भैया हमारी कंप्लेन यहाँ पे वैल्यूएट होंगी, ताकि इससे क्या होगा, एक और इंडिपेंडेंट और अच्छा फंक्शन बन पाएगा। हालांकि कौन करेगा ऐसा, और अगर डेफिशिएंसी है तो एक्शन लो, जैसे कि उन लोगों के अगेंस्ट। तो देखो SQC में इतना समय लग गया है, पर इससे अपन ने क्या किया है, बहुत सारे 220 के भी मैटर यहाँ पे कवर हो गए। तो 220 इसके बाद क्विकली मैं आपको कवर ही करा देता हूँ। एज ए 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक सुपर टिप दोस्त, एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन के आंसर SQC 1 से बनते हैं। डाउट में हो तो दोनों लिख देना। 220 तब यूज करना जब स्पेसिफिकली क्वेश्चन बोले आंसर इस पर ऐसे 220, या एकदम पढ़ के साफ समझ में आ रहा है कि कोई स्पेसिफिक ऑडिट में किसी एंगेजमेंट पार्टनर से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। अदरवाइज SQC से ही ज्यादातर आंसर बनते हैं। सही मायने में इन दोनों में क्या फर्क है, डिफरेंशिएशन भी दिया हुआ है आपके मॉड्यूल। SQC 1 पूरी फॉर्म पर लगता है, ये सिर्फ ऑडिट एंगेजमेंट पे लगता है, सिर्फ एंगेजमेंट पार्टनर पे, जबकि इसमें CEO मैनेजिंग पार्टनर की भी जिम्मेदारी है, ऑडिट के या कोई भी एंगेजमेंट के मुखिया की भी जिम्मेदारी। ये ऑडिट रिव्यू अदर एश्योरेंस रिलेटेड सर्विस पे लगता है 220 स्पेसिफिक ऑडिट के लिए। ये डील करता है क्वालिटी कंट्रोल के सिस्टम्स पूरी फर्म के लिए, पर ये डील करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज पॉलिसीज प्रोसीजर्स एट ऑडिट लेवल। इसलिए आप बोल सकते हो दोस्तों कि SQC 1 is sine qua non which is indispensable। बिना SQC 1 के ऐसे 220 का कोई काम नहीं है। आप यूं समझ लीजिए SQC 1 is a policy making standard, ऐसे 220 is an implementation standard which asks you to implement it। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर भी क्या है, टू हैव क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर इम्प्लीमेंटेड, इट्स एन इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट ऑडिट इज कंप्लाइंग विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड रिपोर्ट इशूड इज अप्रोप्रिएट। रोल क्या है भैया एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल का, कि भैया हम उसे फॉलो करें, प्रोसीजर्स डिसाइड करें। क्या फर्म के एम्प्लॉइज के लिए मैंडेटरी है फॉलो करना हमारी कंपनी के SQC में जो पॉलिसी बनाई गई है? यूजुअली वो लोग उसे फॉलो कर सकते हैं, यानी कि दे हैव द प्रिजम्पशन टू रिलाई ऑन द फर्म्स डिसाइडेड क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स मैनुअल विद रिस्पेक्ट टू ऑल दीज मैटर्स। डेफिनेशन कहाँ पे कोई रेलिवेंट है तो देख लेंगे, पर ICAI के मॉड्यूल में कुछ भी नहीं दी गई। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो भैया बताओ ऑडिट में किसकी जिम्मेदारी होगी? उस ऑडिट का मुखिया जो होगा एंगेजमेंट पार्टनर, उसी की क्वालिटी की जिम्मेदारी होगी। उसे इंश्योर करना है रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करें, फर्म की QCPP फॉलो, रिपोर्ट इशूड अप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टांस हो, कोई कंप्लेन एलिगेशंस हो तो वो उसे रेज कर सके। उसे ध्यान रखना है क्वालिटी इज एसेंशियल इंडिस्पेंसिबल इन ऑल असाइनमेंट। उसे एथिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है, थ्रेट्स पता करना है, अगर हो तो इन्फॉर्म करना है। इंडिपेंडेंस फर्म, नेटवर्क फर्म और एम्प्लॉइज सबको ध्यान रखनी है, और इनकेस अगर उससे कोई ब्रीच इवैल्यूएट पता पड़ता है तो अप्रोप्रिएट एक्शन लेने। ये शॉर्ट में दिया हुआ है जो अपन ने वहां डिटेल में देखा। कौन से क्लाइंट एक्सेप्ट करने हैं SQC 1 में पढ़ा था, सेम यहाँ पे दिया हुआ है, तो अगर क्वेश्चन आता है तो सेम ही लिखेंगे। वही 3 पॉइंट अपने इंटीग्रिटी क्लाइंट की देखना है, नहीं कैपेबिलिटी कॉम्पिटेंस टाइम रिसोर्स अपने, और एथिकल रिक्वायरमेंट इंडिपेंडेंस फुलफिल कर पाएंगे। चौथा अगर पास्ट एक्सपीरियंस है उसके साथ तो वो भी देख लेंगे। टीम कैसी बनाओ जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉलो कर सके, रिपोर्ट अप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टेंस दे सके। टीम में कुछ लोग नहीं हो तो उसके लिए कंसल्टेशन या एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में क्या क्या चीजें होती है, ये आप इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ते थे, और सरप्राइजिंगली इसके ऊपर पहले तो बहुत क्वेश्चंस थे, पर अब ये पूरा ही ICAI के मॉड्यूल से उड़ा दिया गया।
भैया अपन कोई भी टीम को ऑडिट पे भेजते हैं तो सबसे पहले उसे डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्शन में अपन 7 चीज़ें बात करते हैं। क्या बताते हैं उसको कि भाई देख तुझे भेज रहे हैं ऑडिट पे, ऑडिट का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो फर्स्ट वी टेल हिम द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट कि देख टैक्स ऑडिट करना है या कंपनी ऑडिट करना है या दोनों करना है। देन वी टेल देम कि एथिकली काम करना, और अगर एक से ज़्यादा पार्टनर है तो बता देते हैं ये पार्टनर ये देखेगा ये देखेगा। फिर उन्हें क्लाइंट के बारे में बताते हैं कि भाई देख तेरा जो काम है ना उस काम में दिस इज द नेचर ऑफ एंटिटीज वर्क, ये प्रॉब्लम तुझे आ सकती है, ये रिस्की एरियाज है। प्रॉब्लम यानी क्लाइंट यहाँ डेटा नहीं देगा तो ऐसे काम करना, ये एरिया ध्यान से चेक करना, और एक ओवरऑल अप्रोच कि भैया फटाफट कर देना, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है या बहुत रिस्की है ध्यान से करना। ये सब डायरेक्शन यानी जब भेजते टीम को तब जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो समझा के भेजेगा। फिर समय समय पे वो आपको कॉल करेगा, पूछेगा क्या चल रहा है, विच इज ट्रैकिंग द प्रोग्रेस। फिर आप बताओगे अरे सर है ना वो जूनियर आर्टिकल आया काम ही नहीं करता है, तो हम देखेंगे यार हमने जो काम जिसको साइन कर रखा है वो कॉम्पिटेंट केपेबल है या नहीं है उस काम को करने के लिए। तो कॉम्पिटेंसी कैपेबिलिटी सफिशिएंट टाइम टू कैरी आउट द वर्क, जैसा प्लान किया था वैसा चल रहा है या नहीं, लोग समझ रहे हैं या नहीं, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे रीअसाइन करेंगे वर्क टू अदर पीपल। हम बोलेंगे चल ये मैं देखता हूँ, उसके अलावा कोई गलती पकड़ में आएगी, बोलेगा हाँ सर अपने कौन फ़ोन पे बात कर रहा है जो एंगेजमेंट पार्टनर है किससे, सीनियर से, कि भैया क्या प्रॉब्लम है, तो बोले हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, तो सिग्निफिकेंट सारे मुद्दे वो बताएगा। प्लस अगर कहीं टीम को कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो वो पूछेगा। फिर फाइनली आखिरी में रिव्यू करने के लिए अपना पार्टनर आएगा। ये रिव्यू कौन सा है, जब ऑडिट खत्म होता है तो पार्टनर आके रिव्यू करता है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू नहीं। उसमें 7 चीज़ें चेक होती है। सबसे पहले तो 2 चीज़ें, ऑब्जेक्टिव इस ऐसे के और ऑडिट के अचीव हुए या नहीं, काम एज पर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड हुआ है, ऐसे का ऑब्जेक्टिव और ऑडिट का ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है। फिर फोन पे जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर बताए थे उसका क्या हुआ, और जो कंसल्टेशन लिए थे वो इंप्लीमेंट हुए या नहीं, तो ये 2 पॉइंट इसके हो गए। उसके बाद अपन ये देखते हैं वर्किंग पेपर्स में उसने क्या क्या किया है और सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस लिए हैं या नहीं, और फिर फाइनली क्या ऑडिट कंक्लूड कर सकते हैं या और ऑडिट प्रोसीजर लगाना पड़ेंगे। ये 7 चीज़ें एंगेजमेंट पार्टनर के रिव्यू में आते हैं। यहाँ पर भी ये ज़्यादा फोकस किस पे करेगा, आप लिखने के लिए लिख सकते हो मिस्टर जे, विच इज़ बेसिकली मिसस्टेटमेंट तो देख ही लिया उसने, जो सिग्निफिकेंट रिस्क एरियाज है, जो जजमेंट के एरियाज हैं या कोई भी दूसरे एरियाज। कंसल्टेशन अगर लिए हैं तो हमने देखना है कि वो इंप्लीमेंट हुए हैं या नहीं। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू यहाँ पर भी दिया हुआ है, SQC 1 में भी दिया हुआ है। एग्जाम में क्या लिखना है, साइलेंट हो क्वेश्चन तो SQC 1 से आंसर देना, स्पेसिफिकली 220 से पूछे तो ये लिखना। पॉइंट ओवरलैप करेंगे पर डिफरेंट है, एकदम सेम नहीं। अगर कोई ऑडिट में एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू चाहिए तो पहले देखो रिव्यूअर अपॉइंट हुआ है, उससे सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस करो, रिपोर्ट तब तक इशू नहीं करना जब तक रिव्यू नहीं हो। वो क्या क्या चीज़ों का इवैल्यूएशन करेगा, सिग्निफिकेंट जजमेंट्स मेड, कंक्लूजन रिच्ड। साथ ही साथ में जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर एंगेजमेंट पार्टनर के साथ पार्टनर ने टीम से डिस्कस किए थे वो देखेगा, यानी वो रिस्की एरियाज हो गए। प्लस वो ऑडिट रिपोर्ट देखेगा, कंक्लूजन जो रीच किए। तो आप देखो अपन ने वहां पे क्या क्या पढ़ा था, मिस्टर जे, CID, रिपोर्ट और कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे इसे रिपोर्ट डिस्कस करनी है, जो कम्युनिकेशन है वो कंक्लूजन में कन्वर्ट हो गया वो डिस्कस करना है। इसके ऊपर अलग से कोई डिस्कशन नहीं है, पर हाँ सिग्निफिकेंट मैटर्स तो ये दोनों की बजाय S कर दिया, SJ सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस करेगा और जजमेंट वाले मैटर्स डिस्कस करेगा। 220 में ऐसे याद रख लेना, मिस्टर जे की बजाय SJ, सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड जजमेंट्स डन। इन सब के अलावा एक्स्ट्रा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वहां पे भी उसके पावर था, रिव्यू कर सकता था। तो CID में अपन ने डॉक्यूमेंटेशन था, ये डॉक्यूमेंटेशन हो गया। प्लस यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी रिव्यू करेगा। और लिस्टेड एंटिटी में वापस से यहाँ पे CID दिया गया है, कंसल्टेशन देखना है, सिलेक्टेड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन देखना और इंडिपेंडेंस देखनी। तो अगर 220 में पूछा जाए ना तो जो अपन ने वहां पे पढ़ा था मिस्टर जे, CID और RC, यहाँ पर आप उसमें क्या करेंगे, मिस्टर जे की बजाय SJ, CID और RC, और यहाँ पे कंक्लूजन हो जाएगा इंस्टेड ऑफ व्हाट, कम्युनिकेशंस। रिपोर्ट यहाँ पे भी देखनी है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेट। बस ये ध्यान रखना, CID इज ओनली फॉर लिस्टेड एंटिटीज एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड नॉट ऑल रिव्यू। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये लड़कियों से ही ध्यान आ जाएगा, अपन ने जो डिस्कस किया था वही मुद्दा है। मॉनिटरिंग क्यों करते हैं वो अपन ने देख लिया। एंड देन डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट करना है ऑडिटर को और रिव्यूअर को। तो रिव्यूअर अभी जो अपन ने डिस्कस किया उसने क्या प्रोसीजर्स लगाए,
इंश्योर करे कि बिना उसके रिव्यू के ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं हुई है वो दिखना चाहिए, और जब तक कोई मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ है या कंक्लूजन रीच नहीं हुआ है रिव्यू कंप्लीट नहीं होगा। ऑडिटर को क्या डॉक्यूमेंट करना है, क्या इश्यूज आए, क्या कंक्लूजन्स लिए, और कंसल्टेशंस किन मैटर पे उसने लिए थे। दिस इज योर एसे 220, नथिंग मच। इसके अलावा ये तो आपने घर घर में रिव्यू कर लिया, इसके अलावा सीए फॉर्म ICAI भी आपका रिव्यू करा सकती है बाय सेंडिंग अ पीयर रिव्यूअर। पीयर रिव्यू पहले आपके कोर्स में पूरा एक चैप्टर होता था पीयर रिव्यू और क्वालिटी रिव्यू का, बहुत ही ब्रीफ इनपुट्स हैं, क्विकली कवर कर देता हूँ। तो बढ़िया हो गया, हमारा 1 घंटे में रिवाइज हो गया चैप्टर। स्पीड में देखोगे आप तो 1.5 में, तो आपको 40 मिनट में हो जाएगा। नहीं सर 1.25, ओके। पीयर रिव्यू बोर्ड काउंसिल ने बनाई है, जिसका पर्पज है बेहतर क्वालिटी करना। क्या होता है पीयर रिव्यू? इट इज एन एग्जामिनेशन एंड रिव्यू ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स। तो ये सीए फर्म के सिस्टम प्रोसीजर को रिव्यू करके देखते हैं। सीए फर्म जिसका रिव्यू होता है उसको बोलते हैं प्रैक्टिस यूनिट, और जो रिव्यू करता है उसे बोलते हैं पीयर रिव्यूअर। बेसिकली रिव्यूअर क्या चेक करता है कि क्या प्रॉपर क्वालिटी पे ध्यान दिया जा रहा है और TPE फॉलो किए जा रहे हैं, टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स प्लस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो ये सिस्टम्स का ऑडिट होता है। ऑब्जेक्टिव TPE स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं और प्रॉपर सिस्टम्स हैं। ये कैसे चेक करेंगे? डॉक्यूमेंटेशन देख के। रिव्यूअर आएगा, आपके रिकॉर्ड्स मांगेगा पिछले 3 साल के। किसका रिव्यू होता है? ये सब आपके कोर्स से हट गया है तो बात नहीं कर रहे रेगुलर में, फिर भी थोड़ा डिस्कस कर ले। वो देखेगा सब कुछ ठीक मिला तो वो आपको ओके सर्टिफिकेट दे देगा, ओके रिपोर्ट दे देगा, ICAI सर्टिफिकेट दे देगा। गड़बड़ मिली तो क्वालिफाइड देगा, फिर एक 6 महीने से साल भर में फॉलो ऑन ऑडिट होएगा। साल भर बाद होता है, आप कम करा सकते हो 6 महीने में, और फिर सब कुछ सही निकला तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, नहीं तो डिसिप्लिनरी एक्शन। सर्टिफिकेट अगर मिल गया तो अब आप पीयर रिव्यूड फॉर्म माने जाएंगे लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट करने के लिए। आपके पास ऑडिट एक्सेप्ट करते समय, रिपोर्ट देते समय, दोनों समय वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये क्वालिफाइड रिपोर्ट। पीयर रिव्यू में रिव्यूअर CA होता है, भेजने वाला ICAI होता है, ऑडिट या रिव्यू प्रैक्टिस यूनिट CA का होता है। तो सब इंटरनल ICAI और अपने बीच की बात है। सरकार कहीं इन्वॉल्व नहीं है। सरकार ने बोला यार तुम घर घर में मालूम बड़ा सब मिली भगत हो गई तो हम भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आया क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का। इसमें 11 लोग होते हैं, 5 ICAI के, 5 सरकार के, और ये मिलके नॉमिनेट करते हैं एक चेयरपर्सन। तो इसमें इसका क्या काम है? ये काउंसिल को क्वालिटी ऑफ सर्विस पे रिकमेंडेशन दे सकता है, और क्या बेहतर करना है वो गाइड कर सकता है, प्लस लोगों का रिव्यू भी कर सकता है। नॉर्मली ये जहाँ पे रिस्क लगता है या कंप्लेंट्स आती है उन्हीं पर्टिकुलर कंपनीज के ऑडिटर के वर्क को रिव्यू करता है। ये टेक्निकल रिव्यूअर एम्पैनल करता है, जो जाके रिव्यू करते हैं और अपनी रिपोर्ट देते हैं। पर इसमें भी आधे तो ICAI है, तो इसलिए बनाई गई है एक नफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, अंडर सेक्शन 132 ऑफ कंपनीज एक्ट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है प्योरली। इसके 2 काम है, एक तो मॉनिटर और इन्फोर्स करना अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को, प्लस हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सर्विसेज की क्वालिटी को ओवरसी करना और इम्प्रूवमेंट्स रेकमेंड करना। ये क्या करता है? ये बेसिकली देखता है कि एस एंड एस फॉलो हो रहे हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस अच्छी है, और ज़रूरत पड़ती है तो ये मैनेजमेंट के, अकाउंटेंट्स या ऑडिटर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है। पर क्योंकि ये नफरा सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है तो इसका इंटरेस्ट हर कंपनी में नहीं है, तो सिर्फ जो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी जिसमें जनता का इंटरेस्ट होगा, जैसे कि लिस्टेड कंपनी या बैंक, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी टाइप की कंपनीज, प्लस कुछ और भी कंपनीज डिफाइंड है, उसमें लिमिट दी है 500-1000 करोड़ की, सेक्शन 132 के अंदर दिए गए रूल्स में, रूल 3 नफरा रूल्स की। तो उनमें जो कंपनियां कवर होती है उन कंपनियों और उनके मटेरियल सब्सिडरी एसोसिएट्स और उनके ऑडिटर के ऊपर ही नफरा सुपरविजन रखता है, बाकी ऊपर नहीं। तो ऐसा कहते हैं कि जो भी नफरा के स्कोप में आ रहा है उसे नफरा डील करेगा, जितनी कंपनियां नफरा के स्कोप में नहीं आ रही है वो सब क्वालिटी रिव्यू के सोर्स में। और अगर कोई क्वालिटी रिव्यू वाली एंटिटी को भी नफरा ने अपने स्कोप में ले लिया तो फिर क्वालिटी रिव्यू बोर्ड उसके ऊपर ध्यान नहीं देगी। नफरा की सुप्रीम अथॉरिटी है, कोई भी चीज़ नफरा के पास चली गई तो फिर ICAI भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये लिस्टेड और स्पेसिफाइड कंपनी करते हैं, ये बाकी सबका करते हैं। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, जो नफरा करेगा वो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड नहीं करेगा, बचे हुए क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को मिलेंगे। तो अब लिमिटेड सा डिस्कशन है दैट इज इट, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है। किन किन चीज़ों पे क्वेश्चंस आए वो भी मैंने आपको बता दिया। पीयर रिव्यू रिलेटेड कोई क्वेश्चंस मैंने इनकॉर्पोरेट नहीं, क्योंकि बहुत ही एकदम समराइज्ड है। थैंक यू।